भाई कि अभी 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो गए जिनका जो राष्ट्रपति का इसमें सहमति आया था क्रिसमस डे पर पिछले साल। जो पुराना इंडियन पेनल कोड था उसका नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता। उसके बाद जो था सीआरपीसी बोलते थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और फिर इंडियन एविडेंस एक्ट जो था उसका नाम अभी नया आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों कानून अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 1 जुलाई से लागू होने थे और हो चुके हैं। ये तीनों कानून से एक चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है कि इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और एज अ इकोनॉमिक पावर बहुत आगे बढ़ने वाला है इन कानूनों की वजह से। ये क्यों कि जिस कंट्री में समय पर न्याय नहीं मिलता हो या न्यायपालिका जिसकी इतनी कमज़ोर हो गई हो कि आदमी के जीते जी उसके कोर्ट का फैसला केस का नहीं हो सकता है, तो उसमें डेमोक्रेसी को वीक माना जाता है वर्ल्ड ओवर, और वो लोगों का विश्वास उठ जाता है। और वर्ल्ड ओवर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हिचकते हैं लोग इन्वेस्ट करने को ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर न्याय ही नहीं मिल पाता हो जीते जी अपनी ज़िंदगी के दौर में। तो अभी ये सारा चेंज होने वाला है। इसमें ऐसा है कि जो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है तो इसको बहुत आसानी से तोड़ मरोड़ के या डिक्टेटरशिप लाई नहीं जा सकती है। इसमें पब्लिक का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। केसेस, क्रिमिनल केसेस बहुत जल्दी चलने वाले हैं। एडजमेंट्स बहुत मुश्किल होने वाली है। पुलिस डिपार्टमेंट को अक्सर इल्ज़ाम झेलने पड़ते हैं कि सबूत नकली बनाए गए हैं, पंचनामे नकली बनाए गए हैं, या सीजर्स नकली किए गए, या प्लांट किया गया है। तो ये सारा चीज़ बहुत बड़े पैमाने पर ख़त्म हो जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट पर कार्रवाई नहीं हो सकती है, ये पहले कुछ परिस्थिति थी कानून के निगाह में, लेकिन अभी ये भी चेंज हो गया है। कुछ अलग सेक्शन आ गए हैं, अलग पावर आ गया है पुलिस को कि उसमें कानून में प्रोसिक्यूशन के सेक्शन डाल दिए हैं, 2 अलग सेक्शन आ गए हैं। और एक चीज़ ऐसा है कि महिलाओं का जो पावर है वो बेशुमार बढ़ गया है। महिलाओं के केसेस में पुलिस को कोई पावर नहीं है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का, उनको केस लेना ही लेना है। और एक अलग से सेक्शन आ गया, अगर कोई पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस का गुनाह दाखिल नहीं करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई तुरंत करनी है, वैसा भी एक सेक्शन आ गया है। इसके अलावा पुलिस ने तीनों कानूनों में तीनों कानून के जो सबसे पावरफुल और भयानक सेक्शंस है जिससे गलत करने वालों के लिए खौफनाक साबित होने वाला है, वो ऐसा है कि जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, उसका जो भारतीय न्याय संहिता नया परिवर्तन हुएला कानून है, उसमें 2 नए खतरनाक सेक्शंस आए हैं। एक तो है सेक्शन 113 ऑफ बीएनएस जो टेररिस्ट का डेफिनेशन बोलता है, और सिर्फ टेररिस्ट का डेफिनेशन नहीं, उसमें टेररिज्म क्या है उसके सब सेक्शन से, टेररिज्म के अलावा और क्या क्या है उसमें प्राविधान, कैसे उनकी प्रॉपर्टी, उनके रिलेटिव्स या उनको मदद करने वालों को डील किया जाएगा, वो भी बताया गया है। और टेररिज्म की जो डेफिनेशन है या टेररिस्ट की डेफिनेशन है वो इतनी वाइड कर दी है कि मेरे को तो लगता है कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता जो आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, जो आज तक कुछ भी बोल के निकल जाते थे, जैसे कभी कभी कोई पॉलिटिकल नेता बोल देते थे कि इस मज़हब के लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए, दूसरा बोलेगा इस मज़हब के लोगों की दुकानें बंद कर देनी चाहिए, कभी कोई बोल देता था कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। तो ऐसा बोलने वालों को शायद ही अंदर जाने के बाद जमानत मिलना बहुत आसान नहीं होगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो ये सारा टेररिज्म के डेफिनेशन में आ रहा है। और हमने बॉम्बे में भी, आप पिछली बार देखा होगा जब अरूप पटनायक साहब पुलिस कमिश्नर थे तब भी कुछ दंगे हुए थे और पब्लिक प्रॉपर्टी बुरी तरह से हर्ट की गई थी, डिस्ट्रॉय की गई थी, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई थी, महिला पुलिस अधिकारियों से बदतमीजी की गई थी। तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है, कोई उसमें प्रोविज़न नहीं था लॉ में कि डैमेजेस क्लेम किया जाए। अभी ऐसा हो गया कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी प्राइवेट या पब्लिक डैमेज करोगे वो टेररिज्म के दायरे में आ जाएगी,
और उसका मुआवजा भी भर के लेना पड़ेगा, और वसूल कर सकती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो ये बहुत वाइड सेक्शन बना दिया है। बीच में कुछ सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था कि हम जो सेडिशन का कलम है वो डिलीट कर देंगे, 124 जो आईपीसी का था वो निकाल देंगे, वो उन्होंने निकाल दिया है नए इसमें। लेकिन उससे ज़्यादा वाइडर और ख़तरनाक सेक्शन नए नाम के तहत सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस के तहत उसको यहाँ पर लाया गया है, और वो ज़रूरी भी था क्योंकि उसमें ये दिया गया है कि अगर कोई भी देश की अखंडता को तोड़ने के इरादे से या उसको खतरे में डालने के इरादे से या ऐसी कोई हरकत या बात करता है, चाहे वो ओरली हो, चाहे मोर्चे में हो, चाहे पब्लिक में हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑनलाइन मतलब सब आ जाएगा, फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी कुछ भी तुमने बोल दिया और वो कोर्ट के पुलिस के निगाह में आ गया तो वो उसके सेक्शन के दायरे में आ जाएगा जी। इसमें बीएनएस में पुलिस ने एक और किया है काम, जो ये 113 कलम है उसमें यूएपीए का पूरा पावर डाल दिया, आइडेंटिकल सेक्शन से ऑलमोस्ट, बल्कि उससे ज़्यादा वाइडर डेफिनेशन है। और यूएपीए में क्या था कि गवर्नमेंट की एक कमेटी गठित होती थी जो एवेल्युएट करती थी एविडेंस है या नहीं, फिर अप्रूवल होता था और उसमें 30 दिन की पुलिस कस्टडी होती थी। अभी जो है पुलिस ने नए कानूनों में ऐसा लाया है कि जो भी ऑफेंसेस में 10 साल या 10 से ज़्यादा पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है तो उसमें 90 दिन तक का पुलिस कस्टडी का प्रावधान रखा गया है, जो अभी तक सिर्फ 14 दिन या 2 हफ्ते तक था। तो ये सारा चेंज होने वाला है अभी। और ऑर्डिनरी क्राइम्स में तो 60 दिन तक का पुलिस कस्टडी का ये सेक्शन दिया गया है। तो सीआरपीसी का जो नया सेक्शन है, नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें दिया गया 187 में। तो ये जो गलत करने वाले जो है देश के हित के खिलाफ जो या किसी मजहब के खिलाफ भड़काने वाले हैं, उसकी एफआईआर अगर बन गई तो उसको फिर तो कानून ही अपना मार्ग पकड़ेगा। कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मदद नहीं कर पाएगी मेरे को लगता है। और उसमें यह भी है कि महिलाओं को जो पावर दिया है वो ऐसा है कि जो भी महिलाओं रिलेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस है उसमें तो एफआईआर लेना ही लेना है, और उसमें कोई सैंक्शन या अप्रूवल की जरूरत नहीं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के भी खिलाफ हो। एक और चीज इसमें लाई गई है कि पुलिस के खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हो, और एमसीओसी जो है एक्ट, जो बहुत डेंजरस माना जाता है, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल एक्ट है, उसका आइडेंटिकल एक सेक्शन ला दिया विथ ऑल द प्रोविजंस कॉपीड हियर ओनली, और वो है 111 बीएनएस। तो 111 बीएनएस है जो वो बहुत अच्छी तरह से वो पावर देता है पुलिस को, और ये सारे जो सेक्शन है ये पुलिस स्टेशन को पावर से, इसमें कोई स्पेशल कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। और जो मजिस्ट्रेट ट्राइबल है वो सारे मजिस्ट्रेट ट्राइबल रहेंगे सेक्शंस, और वो पुलिस स्टेशन का आईओ जो रहेगा उसके पास ये सारे पावर रहेंगे। इतना ये लोग ने ये प्राविधान किया है कि अगर वो टेररिस्ट एक्ट जो है उसके सेक्शंस ओवरलैप होते हैं डायरेक्टली यूएपीए से। यूएपीए में 30 डेज कस्टडी है, इसमें 90 डेज है। लेकिन अगर उसमें यूएपीए का कार्रवाई करना है या तो फिर बीएनएस का 113 का जो टेररिस्ट का नया कलम है वो लगाना है, दोनों में अगर सिलेक्ट करना है तो उसके पहला कंसर्न आपका डीसीपी या तो रूरल में एसपी रहेगा, वो तय करेगा, और उसके अप्रूवल के बाद ये कलम लग जाएगा 113 का। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डीसीपी या यूनिफॉर्म्ड आईपीएस ऑफिसर ये चाहेगा कि लंबा और जिसमें शॉर्ट पीरियड कस्टडी है वो कलम यूएपीए का लगाया जाए। वो यही प्रेफर करेगा कि 113 बीएनएस का लगाया जाए, और उसमें बहुत अंजाम मतलब ऐसा आने वाला है कि जिस दिन ये एफआईआर इसके रजिस्टर होने लग जाएंगे कलम से, और 2-4-6 लोग अलग अलग स्टेट में अंदर हो जाएंगे, और जब उनकी जमानत पे आंच आएगी तब उनको समझ में आएगा कि क्या क्या कठिनाइयाँ और आ सकती है। तो मेरे को लगता है उसके बाद काफ़ी दूसरे उसके जो सिमिलर हरकतें करने वाले लोग हैं या उनके हम चिंतक हैं या शुभ चिंतक हैं, उनको उनकी नींद उठ जाएगी काफ़ी बुरी तरह से। डिफेंस वकीलों को भी बहुत कठिन होने वाला है ऐसे मामलों में बेल लेने के लिए, क्योंकि ये जो पुलिस कस्टडी है वो तुरंत कंटिन्यूअस अरेस्ट के दिन से नहीं गिनी जाएगी। अगर उसका जुडिशियल कस्टडी भी हो जाता है, दोबारा पुलिस को कोई मौका मिलता है और वो जुडिशियल कस्टडी लेना चाहता है
जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी लेना चाहता है तो दोबारा भी वो 6 महीने, साल, 2 साल बाद भी ले पाएगा, और वो कोई भी सेक्शन में ऐसा लिखा नहीं है कि वो कंटिन्यूस रहेगा। और इस टॉपिक्स पर जो जो पुरानी जजमेंट्स थी सुप्रीम कोर्ट की, जैसे सब लॉ स्टूडेंट्स ने पढ़ा था डीके बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल, जिसमें कई गाइडलाइंस थी, वो जजमेंट्स का असर कुछ हद तक डाइल्यूट हो गया है और लगभग खत्म ही हो गया है। उसमें था कि हथकड़ियाँ नहीं लगाई जाएगी, अभी एक सेक्शन ही आ गया है 46 BNSS का कि उसमें हथकड़ी लगाने का भी पावर पुलिस को दे दिया है। अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, चाहे वो चेन स्नैचर हो या रिपीटेड ड्रग पेडलर है या तो कोई हीनियस क्राइम में है, या पुलिस को डर है कि वो भाग जाएगा, इतना भयानक क्राइम है मर्डर या रेप जैसा, तो पुलिस अपना डिस्क्रिप्शन लेके लगा सकती है हथकड़ी। इसी तरीके से एक नया सेक्शन लाए हैं 112, उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम का एक पेटी क्राइम सिंडिकेट का बनाया है इन्होंने, जो चेन स्नैचर होते हैं। एक बंदा आपको मिसलीड करता है, दूसरा चेन खींचता है, या एक बाइक चला रहा है दूसरा पीछे छीन लेता है चेन। फिर दूसरी जगह कई बार रहता है पिक पॉकेटरों की गैंग रहती है, एक बंदा आपको दबाता है, दूसरा बंदा आपको बात करता रहता है, तीसरा पीछे से आपको धक्का मार के पर्स छीन लेता है। तो ऐसी जो पेटी गैंग्स होती है उसका, या एग्जाम पेपर लीक होते हैं, तो उसका एक अलग इन्होंने सेक्शन बनाया है। 112 जो है ये पेटी क्राइम ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट सिंडिकेट का भी एक बनाया है सेक्शन। तो वो सेक्शन में भी 1 से लेकर 7 साल तक की सज़ा है। लेकिन वो मैंने देखा रिसेंटली इन्होंने बोरीली में पुलिस स्टेशन के एरिया में अभी कुछ 2 दिन पहले हॉकर्स पे वो कलम लगा दिया। मेरे को लगता है वो अत्याचार हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हॉकर्स अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कर रहे हैं, कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं कि आप उसको पेटी क्राइम सिंडिकेट में बना के ऐसा प्रोसिक्यूट करेंगे। दिस इज समथिंग अ लिटिल मिस यूज ऑफ द लॉ और रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। दे नीड प्रॉपर गाइडेंस टू नॉट यूज द लॉ एंड रिस्ट्रेन फंडामेंटल राइट टू लाइवलीहुड। भले वो फुटपाथ पर या रोड पर, उनका अलग सेक्शंस है। तो इसी तरीके से कई जगह लॉ का मिसयूज होने का चांस है, वो नहीं होना चाहिए। एक और सेक्शन है नया जो बहुत अच्छा और रिस्की और खतरनाक सेक्शन है। आपने देखा होगा पहला अक्सर जो है महिलाओं का कॉलेज की लड़कियों का अफेयर होता था, लड़के का अफेयर टूट गया, लड़की लड़के का, वो शादी कहीं और कर रहा है तो लड़की रेप केस डाल देती थी, भाई मेरे को शादी का वादा किया था। जब कोर्ट तक ये बात जाती थी, कोर्टों की भूमिका कुछ अलग होती थी कि भैया नहीं, अगर तुम 2 साल संबंध रखे तो तुमको पता होना चाहिए था शादी नहीं कर रहा है, तो फिर आपने बार बार संबंध नहीं रखना चाहिए था। और उसमें कई क्वेश्चनिंग हो चुकी है केसेस में, और भूमिका ऐसी आई है कि दिस नीड नॉट बी रेप, यू नो, दैट गर्ल शुड हैव बीन मैच्योर्ड इनफ टू रियलाइज। उसके लिए एक नया सेक्शन आ गया 69 BNS। उसमें डायरेक्टली लड़की बोल सकती है मेरे को भाई झांसा दिया कोई भी टाइप का, शादी का, और नहीं की, खत्म हो गया। कई मुद्दे हैं जो इंटरकास्ट मैरिज पर, लव जिहाद पर जो अक्सर कानून बनाया था यूपी ने, और ऐसे केसेस हो रहे हैं जो लोग लव जिहाद बोलते हैं, और कई दूसरे कास्ट वाले भी ये कन्वर्ट करते हैं लड़कियों को, हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, या इवन क्रिश्चियनिटी टू हिंदू, हिंदू टू क्रिश्चियनिटी, ये भी कई लेवल पर चल रहा है इन ऑल अदर कम्युनिटीज ऑल्सो। तो उसके लिए एक ये सेक्शन लागू हो जाएगा कि लड़की को किसी भी तरीके का डिसीट करके, मतलब धोखाधड़ी करके अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, चाहे एक बार हो चाहे ज़्यादा बार हो, तो वो चीज़ का डायरेक्ट सेक्शन आ गया ही है। उसमें लड़की अगर बोले कि सर मेरा इंस्पेक्टर मुझे कहता था, मैं हवलदार थी, कि मैं तुझे पोस्टिंग अच्छी करा दूंगा, या तेरी इंक्वायरी बंद करा दूंगा, तेरे खिलाफ इल्ज़ामात विड्रॉ करवा दूंगा, दबा दूंगा, या तेरी कुछ प्रमोशन करा दूंगा, और उस झांसे में लेके मेरे साथ सेक्स किया, तो वो उसका ये अलग सेक्शन है। और उसमें भी पनिशमेंट इज अप टू 10 ईयर्स। और जहाँ पनिशमेंट अप टू 10 ईयर्स है तो उसमें 10 ईयर्स एंड अबाव में 90 डेज की पुलिस कस्टडी है। तो मतलब बेल मिलना बहुत कठिन होने वाला है ऐसे केसेस में। और ये केसेस में दुरुपयोग होना थोड़ा चांसेस है कि कोई लड़कियां या कोई अभी वॉलेंटरी कोई लिव इन में है, 6 महीने बाद ब्रेकअप हो गया, वो लड़के ने दूसरी लवर ढूंढ ली, तो वे तो 2 मिनट में बोलेगी मेरे को झांसा दिया था, शादी करूंगा, मेरे को झांसा दिया था, नौकरी लगाऊंगा, फॉरेन भेजूंगा। तो ये सब 69 के दायरे में आ जाएंगे और कई बार दुरुपयोग होने का चांस है। तो अभी शायद ऐसा होएगा कि इंडिया में भी एक नया कल्चर या ट्रेंड आने लगेगा, जो शायद जेंट्स लोगों को अपनाना पड़ेगा कि लिव इन रिलेशन रखने के पहला शायद इनको लिव इन के लिए प्री रिलेशन
कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे कि मैं इतना टाइम रहूंगी, मैं इतना टाइम रहूंगा, और हमारी कमिटमेंट ये रहेगी, एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं डालेंगे, तब जाके ये सेफ रह पाएंगे। वरना सारे लिव इन रिलेशंस इन चीज़ों के खतरे के दायरे में आ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो मिसयूज़ का चांस हो जाता है, ये बहुत बड़ा ये खतरा हो जाता है। तो ये कई चीज़ें हैं जो नवी है, अच्छी है, और कई है जो दुरुपयोग होगा। और प्रोसीजरल लॉ में तो बहुत अच्छा है कि इट इज़ वेरी गुड फॉर द सिटीजन्स, लड़कियों के लिए पावर है। लेकिन ये धीरे धीरे जो मिसयूज वाले सेक्शंस हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाके उनका इंटरप्रिटेशन आएगा, गाइडलाइंस जरूर आएगी, जाना पड़ेगा, या आज नहीं तो कल किसी न किसी ने कोई केस में जाएगा ही जाएगा। और मुझे यकीन है कि ये फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी गाइडलाइंस इसके ऊपर, तो फिर ये अच्छा हो जाएगा। अभी पुलिस को जो है पावर बहुत बेशुमार दिए हैं, और पुलिस के लिए रिस्क भी बन गया है अगर वो ड्यूटी बरोबर नहीं करते हैं। तो पावर कैसे हैं कि पुलिस को जो पहला प्रोसीजर था पंचनामा करने का, वो प्रोसीजर में ऐसा था कि कोई भी पुलिस कहीं मर्डर केस का जांच करने गई या रेप का, तो अक्सर वो पंचनामा कैसा होता था कि मर्डर केस गया, पुलिस देख के आए जगह क्या क्या नहीं, वहाँ का फोटो निकाल लिया, और ऑफिस में आके टेबल पे या गाड़ी में वायरलेस वैन में बैठ के, जाते जाते अगर रेस्टोरेंट में बैठ के, होटल में बैठ के, अपने कंप्यूटर पर बैठ के पंचनामा बनाते थे, वहीं साइन हो जाता था। क्योंकि हम लोग जब डिफेंस में किसी भी विटनेस का लोकेशन मंगाते थे पंचनामे के टाइम का, तो अक्सर वहाँ का नहीं मिलता था, तो वो जरा एक वीक पॉइंट होता था। और अभी वो बंद हो गया। अभी ऐसा है कि पंचनामा जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग ही होगा। ये सबसेक्शन 105 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, और 103 है। 103 में सबसेक्शन 5 में है कि पंच लोग का और पुलिस टीम का सबका पंचनामा की जगह पर वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो आपको विद इन कुछ दिनों में ही, अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, 2 दिन में ही आपको कंसर्न मजिस्ट्रेट को डिपॉजिट करना है, और केस डायरी में रिकॉर्ड बनाना है, और हर 15 दिन में केस डायरी आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमा करनी है, ताकि वो नकली एविडेंस नहीं बन सके, उसका रिकॉर्डिंग ना हो सके। और पंचनामा तो उसी दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो नकली बनने का चांस निकल जाएगा। एक पावर और दे दिया है पुलिस को कि पंचनामा करने के लिए पुलिस के जो पंच है जो लाए जाएंगे, उनके दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उनको लाने की जरूरत नहीं है। अब वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं पुलिस वाले, या पंच को जबरदस्ती कोई ड्रग पेडलर को या किसी एडिक्ट को ले जाके या क्रिमिनल को ले जाके पंच बना के वो कर लिया था, वो क्रॉस एग्जामिनेशन का चांस ही नहीं रहेगा। और वो खाली आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के एविडेंस पर वो पंचनामा लगभग साबित होता रहेगा। और वो इस वजह से कि इन्होंने अभी कोरिलेट करना पड़ रहा है मुझे कि एविडेंस एक्ट जो था पुराना, और अभी का भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, उसमें एक नया सेक्शन लाए हैं 61। उस सेक्शन में ऐसा है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रहेगा, उसके लिए अगर वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो पुराना सेक्शन था 65B एविडेंस एक्ट, फेमस सेक्शन था, अभी उसका 63 हो गया है। वो 63 सेक्शन के अन्वय अगर कोई उसका सर्टिफिकेट बना के दे देता है कि हाँ ये मेरा मोबाइल से मैंने रिकॉर्डिंग किया, मेरा मोबाइल ठीक ठाक चल रहा था, मैंने डाउनलोड करके ये पंचनामे की क्लिप मैंने पेन ड्राइव पे लेके मेरे कंप्यूटर पे सेव कर लिए और मजिस्ट्रेट को मैंने ही ला के दी है, तो वो उतना सर्टिफिकेट अगर दे दिया तो इट विल बी लाइक अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नोबडी शैल क्वेश्चन इट्स वेरासिटी एज अ डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब ये आ जाता है कि वो प्राइमरी एविडेंस बन गया और वो साबित करने का उसके आगे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अभी फिर नए डिफेंस वकीलों की नई नई स्किल्स डेवलप होगी, कैसा उसको डिमोलिश करने का ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, क्योंकि पंच तो आएंगे नहीं, सिर्फ आईओ रहेगा। अभी आईओ को कैसा करने का वो जरा स्किल अलग हो जाएगी, और आईओ भी उसमें पलट नहीं सकेगा क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसको तो वही बोलना है। कई बार हमने देखा है पंचनामे में कुछ होता है, आईओ के मुंह से कुछ और निकल जाता है। कई बार विटनेसेस हमने देखे हॉस्टाइल हो जाते हैं, कई केसेस में बहुत बड़े पैमाने पर हॉस्टाइल होते हैं विटनेस, कई छोटे केसेस में भी विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं और केस छूट जाते हैं, तो वो शायद किस्सा बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जो अभी तक जो जूरिस्प्रूडेंस चल रहा था कि इवन इफ देयर इज 99 guilty people getting acquitted, one innocent should not get convicted,
ये जूरिस्प्रूडेंस अच्छा था, लेकिन जो डिफेंस की जो परिभाषा थी लीडिंग टू दैट, वो बहुत ही वाइड हो गई थी और बहुत आसानी से छूटे ही जा रहे थे लोग। 1% भी मेरे को नहीं लगता है जेन्युइन लोग कन्विक्ट होते थे। अब ये उलट जाने वाली बाजी। मुझे अब लगता है कि अभी जो कन्विक्शन रेट है ना, वो लगभग 70-80% हो जाएगा इन ऑल क्राइम्स, एक्चुअल हीनियस क्राइम्स एंड सीरियस पेनल ऑफेंसेस जो BNS के रहेंगे। और विक्टिम सेंट्रिक लॉज बन गए हैं ये, इसमें विक्टिम्स को न्याय मिलना आसान हो जाएगा। अक्सर हम देखते थे कई जजमेंट्स थी सुप्रीम कोर्ट की जो अक्विटल होती थी, या हाई कोर्ट से भी, या ट्रायल कोर्ट से भी, उसमें यह आता था दैट देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन नॉट डन प्रॉपरली, इन्वेस्टिगेशन इज फॉल्टी, द प्रोसिक्यूशन डिड नॉट डू इट्स जॉब प्रॉपरली। अरे साहब ठीक है, आपने क्विट कर दिया, उनके जॉब नहीं था, तो इसकी जवाबदारी किसकी है निकालना के मारा किसने, मर्डर किसने किया, या तो रेप किसने किया। उसका कोई था ही नहीं क्या रेपिस्ट, उसका कोई खून करने वाला हत्यारा ही नहीं था क्या जो विक्टिम थी या विक्टिम था जो, तो उसकी जवाबदारी कहीं ना कहीं तो इट शुड बी देयर इन अ डेमोक्रेसी स्टेट पे तो होनी चाहिए। क्या उसका अधिकार ही नहीं न्याय मांगने का, या उसका न्याय मिलेगा ही नहीं। अभी 6, 7, 8 साल बाद जजमेंट आएगी और वो आएगा कि साबित नहीं हो पाया, तो फिर उसका दोबारा जांच करके न्याय कौन दिलाएगा। तो इट इज समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव, यू नो, ऐसे केसेस में ये बाजी पलट जाएगी। अभी ये जो है न्याय मिलने लगेगा और दिखेगा कि न्याय हो रहा है, और अक्विटल मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। और स्पेशली जो महिला रिलेटेड केसेस है, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस रिलेटेड केसेस है, उसमें तो स्ट्रिक्टली है कि कंप्लेनेंट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी। जो FIR का स्टेटमेंट होगा ना, बयान, वो पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करना है और वही एविडेंस में जाएगा। FIR का ट्रांसक्रिप्ट बन के वही FIR बन जाएगा, इंक्लूडिंग मोलेस्टेशन, जो भी FIR है। और उसमें महिला के घर पे जाके कर सकते हैं, करना है, या महिला जिस जगह पर चाहे वहाँ पर, उसके कोई महिला रिलेटिव के सामने, या उसके रिलेटिव के कोई रिलेटिव नहीं है तो कोई एरिया के अच्छे नामचीन या रिस्पेक्टेबल सोशल वर्कर या किसी के सामने वो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी है। तो ये सारे प्राविधान आ गए हैं, तो महिलाओं के लिए तो बहुत ही बड़ा पावर आ गया है मेरे हिसाब से। सिर्फ इतना है कि महिलाओं के पावर को कुछ लोग मिसलीड करके पुलिस वालों को दुरुपयोग ना कर लेवे, वो थोड़ा एक सरदर्द बन जाएगा सुपरवाइजरी IPS अधिकारियों के लिए कि कैसा कंट्रोल किया जाए ये मिसलीड करने का जो मामला रहेगा, ऐसा है। एक और चीज़ आई है जो कई मैंने वीडियोस और नेताओं के या सो कॉल्ड एक्टिविस्ट के भाषण देखे हैं। वो बोलते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का पावर दिया, ये गलत किया है पुलिस को। ये बिल्कुल गलत नहीं है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का पावर दिया है जो पुलिस को इसमें नए BNSS में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 173(3) के अंदर दिया है। उसमें यह लिखा है कि जिस भी क्राइम में पनिशमेंट इज फ्रॉम 3 years अप टू 7 years, तो उसमें आपको पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का पावर है 14 दिन के अंदर। लेकिन वो पावर सिर्फ इसीलिए दिया है, वो भी DYSP या ACP की परमिशन से, कि अगर वो पुलिस के जो पास कंप्लेंट आई है उसमें कोई ऑफेंस डिस्क्लोज होता है कि नहीं, और वो 14 दिन में उसको डिसाइड करना है। और 14 दिन में अगर डिसाइड नहीं किया, वो ऑटोमेटिक FIR बन चुका, इट इज डीम्ड FIR। तो ये अक्सर क्या होता है, डाउरी केस हो गया 492, पति ने मारपीट के निकाल दिया, पुलिस के पास FIR के लिए स्टेटमेंट चली गई, अब वो पनिशमेंट 7 साल की होगी। तो अगर वो पति को बुलाते हैं, इन-लॉज को बुलाते हैं, तो उसका 2 चीज़ होता है। एक तो पति को पता चल जाएगा कंप्लेंट हो रही है, शायद धमकाएगा, दबाव डालेगा। दूसरा, उसको बताएगा भाई साहब या तो आप ये पत्नी को सुखी रखो, अच्छा रखो तो ठीक है, वरना एक कंप्लेंट तो बनती है, क्या करने का बता दो। तो अगर वो 14 दिन में वो सुलझ जाता है मामला तो ठीक है। छोटे मोटे चीटिंग केसेस होते हैं जिसमें 3-4 साल की सज़ा है, तो उसमें भी बुलाया जा सकता है इंक्वायरी करने के लिए। और अगर इंक्वायरी में अगर किसी का चीटिंग का पैसा रिटर्न मिल जाता है तो सेटल हो जाता है तो अच्छी बात है। तो ये इसका दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, इसके फ़ायदे भी रहेंगे, दुरुपयोग का भी चांस है। लेकिन सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, मेरे को विश्वास है कि पुलिस, बॉम्बे पुलिस के धीरे धीरे वो ऑफिसर्स के नज़र में आ जाएगा, और इंटरनल सर्कुलर्स भी शायद आ जाएंगे पुलिस के कौन से केसेस में कैसा बिहेव करने का, कैसा अप्लाई करने का, तो वो उसमें दुरुपयोग का चांसेस
कर्टेल हो जाएगा आगे जाके। ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस को मिसलीड करना आसान भी नहीं है बॉम्बे पुलिस को। कुछ लोगों का मानना है कि शायद करप्शन बढ़ जाएगा, गरीब लोग की तो वैसे ही सुनवाई नहीं होती है पुलिस स्टेशन में, और इससे पुलिस वाले और भ्रष्टाचार के मोड में आ जाएंगे। जो जाके पैसा देगा उसकी सुनवाई होगी और गरीब का केस दर्ज ही ना होगा, 14 दिन के बहाने से रफा दफा हो सकता है इंक्वायरी के बहाने से। अभी सर ग्लोबल फिनोमेनन है करप्शन, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पहलू है। इसमें इतना फ़ायदा नहीं होगा करप्शन करने वालों को या एनकरेज करने वालों को, करप्शन एनकरेज करने वालों को। ये सोचने की बात इतना आसान नहीं है क्योंकि सुपरवाइजरी ऑफिसर्स भी है। दूसरा परिवर्तन ऐसा है इसमें कि एक बहुत पावरफुल सेक्शन ला दिया है BNSS में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जो कि पूरे इंडिया में शायद वर्ल्ड में किसी कानून में नहीं है ऐसा पावर पुलिस को जो दे दिया है। और ये अच्छा है, ये बहुत भयानक है, डरावना है, लेकिन डरावना उसके लिए है जो क्राइम करते हैं और क्राइम की दौलत कमाकर शान आन बान शान से रहते हैं, चाहे वो कौन से भी फील्ड में रहे, वो बॉलीवुड में रहे, राजकारण में रहे, ब्यूरोक्रेसी में रहे, चाहे अंडरवर्ल्ड में रहे, चाहे इंडिया में रहे, चाहे फॉरेन में रहे। पहले सारे पावर नहीं थे। पावर क्या है, एक सेक्शन है BNSS का 107, ये प्रोसीजरल लॉ है जिसमें पुलिस को पावर है कि अगर उनके पास जांच में किसी भी क्राइम में किसी भी अक्यूज के खिलाफ कुछ ट्रेल मिल जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी या माल मत्ता मूवेबल चाहे इमूवेबल, पहले ये पावर नहीं था इमूवेबल के बारे में, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी सीज करने का था 102 CRPC में। अब भी ये 107 BNSS में इवन इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी सीज्ड ऑन डे 1 विथ एक्स पार्टी ऑर्डर। इसका मतलब कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसको नोटिस दिए बगैर, बताए बगैर कोर्ट से ऑर्डर लेके जब्त कर सकते हो उसकी इमूवेबल अनलिमिटेड प्रॉपर्टी, अगर उसके पास सबूत आ गया है पुलिस के पास जांच में कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से लाया गया है। ये पावर UAPA में नहीं है, न MCOC में है, न IPC में था, न टाडा में था, न PMLA में है। किसी भी कानून में, किसी भी राज्य के कानून में, शायद देश तो छोड़ दीजिए फॉरेन में भी ऐसा कोई पावर मेरे को नहीं लगता है कि वो रहेगा। ये बहुत अच्छा पावर है और इसमें डरने के लिए सिर्फ क्रिमिनली जिन्होंने इल गॉटन वेल्थ की है उसमें पॉलिटिशियंस भी इंक्लूड हो जाएंगे। कई लोगों को नींद हराम होने वाली है। जहां भी पुलिस के पास डॉक्यूमेंट हत्थे चढ़ गए कि ये प्रॉपर्टी इट इज फ्रॉम प्रोसीड ऑफ क्राइम, तो फिर तो उसको सिर्फ कानून ही बचावे। मतलब वो आई नॉट यूज मोर इमोशनल वर्ड्स, बट बहुत कठिन हो जाएगा। वकीलों की प्रैक्टिस बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली है, उनकी क्वालिटी इंप्रूव होनी पड़ेगी और वकीलों को इतना आसान नहीं रहेगा कि ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम या लापरवाही ऑफ मेमोरी ऑफ विटनेसेस या कोई डर गए या धमका दिए और वो बच गए और डिफेंस को आसानी से मिल गया केस, इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सब केस टाइम टू टाइम चलेंगे। इसमें एक और सेक्शन इन्होंने लाया है जिससे वो तारीख पे तारीख वाला मामला बंद कर दिया है। इसमें ऐसा एक सेक्शन है कि जिस दिन केस चालू हो गया और विटनेस अगर कोर्ट में आया है तो उसके लिए एडजर्नमेंट अलाउड नहीं है। उसमें अगर विटनेस आने के बाद अगर कोई एडजर्नमेंट मांगता है वकील, तो उसका ग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि हमें ये जो हालात है हमारे, दे आर बियॉन्ड माई पर्सनल कंट्रोल एंड दैट इज वाई आई एम रिक्वेस्टिंग एडजर्नमेंट। वो ग्राउंड जैसे होने चाहिए, दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एडवोकेट। और उसमें भी एडजर्नमेंट डायरेक्ट नहीं दे सकता कोर्ट, उसके अदर साइड का व्यू लेना है, ओपिनियन डिस्कशन होना है, फिर एडजर्न होगा, वरना नहीं होगा। और उस दिन एविडेंस चलेगा और अगर अदर साइड एडवोकेट नहीं है तो शायद उसको एक और तारीख मिलेगी। ऐसे 2 एडजर्नमेंट के आगे नहीं दे सकता है। और उसमें एक और चीज प्राविधान किया है, अक्सर देखते थे कोई वकील 2-3 मैटर एक दिन में लग गए, तो वहाँ मैटर विटनेस आ गया है, वो दूसरी जगह क्रॉस कर रहा है,
तो अगर वो उसकी जूनियर बोलती है साहब मेरा वकील वहाँ बिजी, आप डेट दे दीजिए, दूसरे केस में बिजी है, तो सेक्शन में क्लियर किया गया कि दैट विल नॉट बी अ ग्राउंड फॉर एडजर्नमेंट, मतलब इस ग्राउंड पे भी एडजर्नमेंट नहीं मिलेगा, आपको तारीख नहीं मिल पाएगी इस भूमिका पर भी। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोविजन बना दिया है कि एडजर्नमेंट होना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा और वकीलों को अपना टाइम और केस मैनेजमेंट थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, जिनके पास कई ज़्यादा मामले आते हैं। और इसमें काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है कि हम देखेंगे ट्रायल कोर्ट या सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट, किसी भी कॉम्प्लेक्स में 6, 7, 8, 9 मजिस्ट्रेट होते हैं। तो जहाँ 7, 8, 9 मजिस्ट्रेट है वहाँ अक्सर आप देखोगे सरकारी वकील 9 या 10 तो नहीं है, 3 या 4 हैं। और अगर मैं डिफेंस एडवोकेट हूँ और मैंने देख लिया सर विटनेस आया है, मैं अर्जी डाल दूंगा सर विटनेस आया है, आज एविडेंस चला लीजिए, और मुझे एडजर्नमेंट नहीं मांगता है, और अगर कोर्ट को टाइम है और वो सरकारी वकील अवेलेबल नहीं है, तो उसी सेक्शन का काउंटर प्रोडक्टिव एडवांटेज हो जाएगा डिफेंस को, और 2 बार एडजर्नमेंट के बाद शायद वो विटनेस को ड्रॉप करना पड़ जाए, ऐसा भी हालात बन सकते हैं उस सेक्शन के आधार पर। तो ये जो है बहुत ड्यूअल एजेड सोर्ड बन गई है, मतलब 2 धारी तलवार बन गई है कि तारीखों वाला मामला तो हट ही जाना चाहिए। और इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि सरकारी वकीलों को भी बहुत शार्प रहना पड़ेगा कि ये चीज़ें निगाह में रखते हुए अपनी कोर्ट की शटलिंग करनी पड़ेगी, या तो शायद सरकारी वकीलों की तादाद जो है कम से कम 1 पर कोर्ट रखनी पड़ेगी कि एक कोर्ट में एक होना चाहिए। जैसे अब हाई कोर्ट में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, हाई कोर्ट में आप देखोगे हर कोर्ट में 2-3 सरकारी वकील हैं। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट में 6, 7, 8 या 9 मजिस्ट्रेट हैं किसी कॉम्प्लेक्स में, वहाँ 3 या 4 है। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। स्टेट गवर्नमेंट ने भी, हर स्टेट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर थोड़ा विचार विमर्श करके वो स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी और क्वालिटी ज़रूर बढ़ानी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि सरकारी वकीलों के लिए थोड़ी स्पेशलाइज ट्रेनिंग क्यों नहीं हो सकती, सरकार कर सकती है उसका भी अरेंजमेंट। और इसके अलावा एक और सेक्शन है इसमें, जो ये है कि कई बार क्या होता था कि मामला 6-7 साल पुराना हो गया है, कोई केस इतना जल्दी चलता भी नहीं है उसके पहले तो अभी सीनियर इंस्पेक्टर था, रिटायर हो गया है, वहाँ का जो आईओ था वो ट्रांसफ़र होकर बुल्डाना चला गया बॉम्बे से, पूना का केस है तो वो चला गया कहीं गढ़चिरौली या बॉम्बे आ गया है। अब केस चल रहा है, ऑफिसर तारीख पर अवेलेबल नहीं है, या कोई डीसीपी है किसी ने सैंक्शन दिया है या कोई अप्रूवल दिया है, तो वो पोस्टिंग चेंज हो गई उसकी, कहीं और स्टेट में गया या और डिस्ट्रिक्ट में चला गया है। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं जो हैंड राइटिंग के या ब्लड सैंपल के या कलीना लेबोरेटरी और कोई लेबोरेटरी के, या गन पाउडर का ओपिनियन दिया किसी ने या वेपन का ओपिनियन दिया है, तो ये सारे जो एक्सपर्ट हैं ये अगर ट्रांसफ़र हो गए 7 साल बाद या कोई रिटायर हो गया, वो एक्सपायर हो गया है, तो उसका फ़ायदा बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस काउंसिल उठा लेते थे और वो एविडेंस अक्सर वो डिस्कार्ड हो जाता था, उस एविडेंस ट्रैक पर आता ही नहीं था, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के दायरे में नहीं आ जाता था। तो ये अभी मामला ख़त्म हो जाएगा। अभी एक नया सेक्शन आ गया है जिसमें इन्होंने क्या कर दिया है कि जो ऑफिसर रिटायर हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है, चेंज हो गया है, तो आज जो ऑफिसर उसकी पोस्टिंग पर आया है या मर गया है कोई ऑफिसर, उसकी पोस्टिंग पर आज जो चार्ज होल्ड कर रहा है वो बयान दे देगा कि हाँ ये हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से बराबर ये एविडेंस था। इसमें एक चीज़ अच्छी हो गई है कि एविडेंस फास्ट चलेगा, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस की क्वालिटी और स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन जो होशियार डिफेंस वकील रहेंगे या उनको थोड़ा और होशियार होना पड़ेगा, वो इसका फ़ायदा भी उठा पाएंगे। साहब आप तो उस दिन थे नहीं एफआईआर के टाइम, आपको पता ही नहीं होगा कि वो क्या कलर के कपड़े पहने थे या किस जगह बैठा था क्या नहीं था, आप तो घटनास्थल पर गए नहीं थे पंचनामा बनाने, तो आपको आइडिया नहीं होगी आप गए कैसे थे, आए कैसे थे। तो कई क्वेश्चन है, माइन्यूट क्वेश्चन जो रिकॉर्ड पे से दिखता नहीं, एक डिफेंस काउंसिल अक्सर क्रॉस में ले लेते हैं, तो वो चीज़ अगर डिफेंस काउंसिल ज़्यादा शार्प हैं तो प्रोसिक्यूशन को काफ़ी नुकसान पड़ सकता है, उस वजह से भी जो ऑल्टरनेट ऑफिसर्स जो डिपोज करेंगे। तो और उसमें एक और ये इन्होंने प्राविधान कर दिया है कि एविडेंस विल बी लेड बाय इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मतलब अगर ऑफिसर है जहाँ भी बैठा है वो अपने मोबाइल पे से एविडेंस लीड कर पाएगा। तो ये जो है एक सेक्शन 530 है बीएनएसएस का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, ये सेक्शन जो है सेक्शन 530 इसमें दिया है एविडेंस इलेक्ट्रॉनिकली चलेगा।
और ये सेक्शन ज़रा रिस्की चीज़ है, क्योंकि अगर कोई ऑफिसर या गवर्नमेंट सर्वेंट या प्रोसिक्यूशन विटनेस कहीं और से एविडेंस दे रहा है तो पता क्या है कि उसके कंप्यूटर के पीछे बाजू में दूसरे कंप्यूटर पे कोई उसको ट्यूटरिंग नहीं कर रहा है या उसको बता नहीं रहा है या मोबाइल पे गाइड नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा रिस्की चीज़ है। ये मुद्दा भी फेयर ट्रायल के खिलाफ हो जाएगा एंड इट विल बी ऑल्सो टेकन अप बाय वेरियस लिटिगेशंस। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की संभावना है। हो सकता है मुझे भी कभी ऐसा झेलना पड़ा और क्लाइंट ने बताया कि नाइंसाफ़ी हो रही तो हमें भी जाना पड़े। तो ये एक चिंताजनक सेक्शन है जो बहुत दुरुपयोग किया जा सकता है। और आरोपी को जो कस्टडी वाला मामला है सेक्शन 187 है बीएनएसएस का, उसमें 60 डेज और 90 डेज का प्राविधान किया गया है और वो बहुत रिस्की सेक्शन है और उसमें बिल्कुल ही ये नहीं है कि आदमियों को बेल आसानी से हो पाएगा। ये डरावनी चीज़ है। और ये बॉम्बे में एक जेल है जिसका नाम है आर्थर रोड जेल। बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पर ग्रेजुएट होके गए हैं, मतलब तो वहाँ की ऑफिशियल कैपेसिटी है लगभग 800 कुछ। आज आप देखोगे तो 3000 के आसपास वहाँ पे पॉपुलेशन भरी हुई है। और ये नए कानूनों के तहत जो अरेस्ट होने लग जाएगी तो पता नहीं और कितनी बढ़ जाएगी। मुझे लगता है शायद हर स्टेट के गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, शायद नए नए प्लॉट्स ढूंढ के नई जेलें बनानी पड़ जाएगी। और वो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि आज तक जो हमारा क्राइम कन्विक्शन या जस्टिस का रिकॉर्ड था वो ऐसा था कि क्रिमिनल्स यूज्ड टू फाइंड इट इजियर टू गेट अवे देन विक्टिम्स गेटिंग जस्टिस। और डिफेंस वकीलों का जो था मतलब दबदबा वो ऐसा था कि, और होना भी चाहिए, कि इनोसेंट को बचाना एक चीज़ था, इसमें तो लगभग विक्टिम को जस्टिस ही मिलना कठिन हो जा रहा था, क्योंकि लेट हो जाता था, डिले हो जाता था और उसमें कई फैक्टर्स आ जाते थे बीच में। तो ये चीज़ें अभी काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी जी। महेश भाई, अभी हम जो है